हम डिस्कस कर रहे हैं अपना चैप्टर फाइनल अकाउंट ऑफ कंपनी। फाइनल अकाउंट ऑफ कंपनीज के फाइनल अकाउंट हम कैसे प्रिपेयर करते हैं ये हम डिस्कस कर रहे हैं। थ्योरी हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। आज हमें डिस्कस करना है बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का परफॉर्मा, जिसमें से आज हम सिर्फ बैलेंस शीट का परफॉर्मा डिस्कस करने जा रहे हैं। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। जैसा हमने पहले भी डिस्कस किया था कि कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग आपको जो शेड्यूल 3 में जो परफॉर्मा दिया गया है उसी के अकॉर्डिंग आप प्रिपेयर करोगे बैलेंस शीट। ये नहीं है कि जैसे हम सोल ट्रेडर या फिर पार्टनरशिप फर्म के केस में जैसे हम टी शेप में बना देते थे बैलेंस शीट, तो ऐसे बैलेंस शीट आपको नहीं बनानी है। जो परफॉर्मा आपको दिया गया है शेड्यूल 3 में उसी के अकॉर्डिंग आपको बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है। अब वो परफॉर्मा हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि कैसे आपको एक कंपनी के लिए बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है। बैलेंस शीट में देखो, अकाउंटिंग इक्वेशन में हमने स्टडी किया था कि अकाउंटिंग इक्वेशन हमारी क्या थी, कैपिटल प्लस लायबिलिटी इज इक्वल टू टोटल एसेट्स, यही था। अब ये 3 ही आइटम थे हमारे। जब हम बैलेंस शीट्स में परफॉर्मा डिस्कस करने जा रहे हैं तो इन्हीं तीनों आइटम्स को हमें डिस्क्राइब करना है या एक्सप्लेन करना है। अब कैपिटल से रिगार्डिंग आपके 2 हेड्स बनेंगे बैलेंस शीट में। सेम इसी तरीके से लायबिलिटी से रिगार्डिंग भी आपके 2 हेड बनेगी। या 2 कैटेगरी आप बना लो। और सेम इसी तरीके से एसेट के केस में भी 2 ही बनेंगे। अब वो दोनों बनेंगे कैसे ये हम डिस्कस कर लेते हैं, परफॉर्मा हम बना लेते हैं। शेड्यूल 3 में आपको जो परफॉर्मा दिया गया है वो वर्टिकल फॉर्मेट में दिया गया है। ये रफ कर देता हूं मैं एक बार, ये तो आप समझ गए कि 2 बनेंगे सभी के। फुल बोल्ड हम यूज कर लेते हैं। सबसे पहले तो क्या लिखा जाएगा, उस कंपनी का नाम जिसके लिए हम बैलेंस शीट बना रहे हैं, बैलेंस शीट ऑफ XY लिमिटेड। फिर हम लिखते हैं एज एट, जिस डेट के लिए हम प्रिपेयर कर रहे हैं, ये तो आप हेडिंग डालोगे। उसके बाद सबसे पहले आप लिखोगे पर्टिकुलर्स, जिसमें आप एक्सप्लेन करते हो, विवरण आपको देना है, वो पर्टिकुलर्स के लिए कॉलम है। नेक्स्ट कॉलम आपका होगा नोट्स नंबर। यहाँ पर आपको नोट्स नंबर डालने हैं कि कौन सी जो हेडिंग है वो किस नोट में एक्सप्लेन आप कर रहे हो। फिर उसके बाद आपका नेक्स्ट कॉलम बनेगा करंट ईयर फिगर्स। जो करंट ईयर की अमाउंट है वो आप यहाँ पर डालोगे। साथ ही साथ कंपनी की बैलेंस शीट में हमें लास्ट ईयर की फिगर भी शो करनी होती है। लास्ट ईयर इट मीन्स जो हमारा प्रीवियस ईयर है। प्रीवियस ईयर फिगर्स, जो लास्ट ईयर की फिगर्स थे। अब ये इंक्लूड क्यों किया जाता है, ताकि हम कंपैरिजन कर सकें डायरेक्टली यहीं पे। जैसे इस साल हमारी एसेट्स कितनी थी, 5 लाख थी या 5 करोड़ थी, और पिछले साल हमारी 3 करोड़ थी। डायरेक्टली हमें पता चल रहा है कि इस साल हमने क्या किया बिजनेस के थ्रू। अमाउंट का कॉलम यही है अमाउंट का कॉलम, फिगर्स या अमाउंट्स। करंट ईयर अमाउंट लिख दो आप यहाँ पर चाहें, करंट ईयर अमाउंट, और यहाँ पर आप लिख दो प्रीवियस ईयर अमाउंट। ये दोनों सेम ही तो है। यहाँ पर आप करंट ईयर के अमाउंट एक्सप्लेन करोगे। स्टार्टिंग में 5 करोड़ जैसे टोटल एसेट्स की वैल्यू है, लास्ट ईयर आपकी 3 करोड़ थी। डायरेक्टली आप पता कर रहे हो कि करंट ईयर में आपने क्या अचीव किया। तो कंपैरिजन के लिए हम लास्ट ईयर की जो हमारी अमाउंट्स थी उसको भी इन्वॉल्व करते हैं हमारी बैलेंस शीट में। अब हमने अभी डिस्कस किया था कि कैपिटल प्लस लायबिलिटी इज इक्वल टू एसेट्स
ये हमने डिस्कस किया था। अब जो हम बनाते थे पार्टनरशिप फॉर्म और सोल ट्रेडर के लिए बैलेंस शीट, उसमें तो हम टी फॉर्मेट में बनाते थे, कैपिटल और लायबिलिटी एक साइड लिखते थे और दूसरी साइड एसेट लिखते थे। हम यहाँ पर एक ही साइड में लिखेंगे लायबिलिटीज और एसेट्स भी। स्टार्टिंग हम कहाँ से करते थे? कैपिटल और लायबिलिटी से हम स्टार्टिंग करते थे, उसकी लेफ्ट हैंड साइड ये लिखा था। तो हम यहाँ पर कैपिटल से ही स्टार्टिंग करने जा रहे हैं। अब कैपिटल का यहाँ पर एक और नाम भी यूज़ कर लिया जाता है, क्योंकि कंपनी है। कंपनी के केस में हमारे पास क्या होते हैं? शेयर होल्डर। शेयर होल्डर से जो पैसा हमने रिसीव किया उसके लिए हम वर्ड यूज़ कर सकते हैं इक्विटी। तो कैपिटल के लिए एक वर्ड है इक्विटी, लायबिलिटीज तो हमारा है। तो पहली हेडिंग, फर्स्ट पार्ट हमारी बैलेंस शीट का जो है, फर्स्ट पार्ट हमारी बैलेंस शीट का नाम क्या होगा? इक्विटी एंड लायबिलिटीज। ये फर्स्ट पार्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इक्विटीज एंड लायबिलिटीज फर्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे। अब हमने डिस्कस किया था कि कैपिटल के दो हेड बनेंगे। कैपिटल के दो हेड बनेंगे। तो पहला हेड हमारा क्या होगा? फर्स्ट हेड शेयर होल्डर फंड। कंपनी में शेयर होल्डर मालिक होते हैं। अब शेयर होल्डर को हमें क्या क्या देना है? कैपिटल में हम यही चीज तो लिखते थे, ओनर को क्या देना है। अब हम ओनर कौन है? कंपनी के शेयर होल्डर हैं। अब शेयर होल्डर को क्या क्या देना है? ये पहली हेडिंग है हमारी, शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर वो कैसे बने? एक कंपनी के शेयर खरीद के, कंपनी में शेयर इन्वेस्ट करके तो वो शेयर होल्डर बने, उसके शेयर उसने बाय कर रखे। तो पहला हमारा है शेयर होल्डर फंड। पहली हेडिंग हमारी होगी शेयर होल्डर फंड। अब शेयर होल्डर फंड का फर्स्ट पार्ट शेयर कैपिटल होगा कि नहीं होगा? अगर उन्होंने शेयर बाय किया तो वो कंट्रीब्यूट करेंगे किसमें? शेयर कैपिटल के रूप में। तो पहली हेडिंग आपकी होगी, सब हेडिंग शेयर होल्डर फंड की, शेयर कैपिटल। सबसे पहले आप शेयर कैपिटल एक्सप्लेन करोगे। अब शेयर कैपिटल आपकी हो सकती है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल, और उसमें भी अथोराइज कैपिटल, इश्यूड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड कैपिटल, और उसमें फिर फॉरफीचर ऑफ शेयर्स एटसेट्रा, ये सारी आइटम आ जाती है हमारी। तो हम बैलेंस शीट में इन सभी का एक साथ बोझ नहीं डाल करके हम सभी की सभी यहाँ एक्सप्लेन नहीं करेंगे। हम यहाँ पर टोटल एक्सप्लेन करेंगे। शेयर कैपिटल का टोटल क्या है, कैलकुलेशन हम कहाँ करेंगे? नोट्स टू अकाउंट्स में। अब नोट्स टू अकाउंट्स पहले कौन से नोट्स में आप कैलकुलेट कर रहे हो? शेयर कैपिटल 1 में अगर आप कैलकुलेट कर रहे हो, नंबर हमने 1 डाला है। यहाँ पर हम रिजल्ट लिखेंगे कि शेयर कैपिटल में कितना बैलेंस है। सेकेंड इसका पार्ट, शेयर होल्डर को क्या मिलने वाला है? कंपनी जो प्रॉफिट जनरेट करी है उसके पास जो रिजर्व्स हैं वो किसे मिलेंगे? शेयर होल्डर्स को। रिजर्व एंड सरप्लस। अब रिजर्व एंड सरप्लस में भी आपके कैपिटल रिजर्व और जनरल रिजर्व, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व एटसेट्रा, बहुत सारे रिजर्व्स होते हैं। अब यहाँ पर भी इसकी भी आप क्या करोगे? सेम अमाउंट लिखोगे टोटल। इसमें कितना बैलेंस है आप कैलकुलेशन कहाँ करोगे? नोट्स टू अकाउंट्स में। और डायरेक्टली यहाँ पर क्या लिखोगे? अमाउंट लिखोगे, ताकि बर्डन ना रहे। अगर हम इसमें बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व करेंगे, बैलेंस शीट हमारी कितनी लेंथी हो जाएगी और फिर वो यूजफुल नहीं रहेगी हमारे लिए। नेक्स्ट हमारी इसकी थर्ड हेडिंग, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट, ये जो आपकी हेडिंग है ये बहुत ही रेयर यूज होगी आपके साथ, क्योंकि यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं आने वाला। लेकिन फिर भी हम डिस्कस कर लेते हैं कि शेयर वारंट्स होते क्या हैं। शेयर वारंट्स एक ऐसा डॉक्यूमेंट्स है जो आपको इशू किया जाता है, कंपनी इशू करती है, जिसे आप एक फ्यूचर डेट पे कन्वर्ट कर सकते हो शेयर्स में। इट मीन्स अगर कोई इन्वेस्टर पैसा लगाना चाहे कंपनी में तो शेयर वारंट्स के रूप में भी पैसा इन्वेस्ट कर सकता है और वो किसी फ्यूचर डेट में कन्वर्ट हो जाएंगे शेयर्स में। तो अल्टीमेटली वो है तो शेयर कैपिटल का ही पार्ट, कंपनी में पैसा ही तो लगाया है। अब जैसे कई बार ये होता है कि कंपनी इशू नहीं कर सकती, नए इशू नहीं कर सकती, क्योंकि नए इशू करने के लिए उसे डिफरेंट
जो प्रोविजंस हैं इस फ्रेश इशू के उसे कंप्लाई करना होगा, इसलिए कंपनी क्या कर देती है, शेयर वारंट इशू कर देती है। और वो वारंट्स अगर खरीद ली जाता है शेयर होल्डर्स के द्वारा, तो फिर वो जो मनी तो किसकी है, शेयर होल्डर्स की तो है, उन्हीं को तो रिप्रेजेंट करिए। तो अगर हमने शेयर होल्डर वारंट्स के अगेंस्ट, वारंट्स वो पेपर है जो कल को शेयर्स का राइट्स हमें देने वाले हैं, क्योंकि फ्यूचर्स में वो कन्वर्ट होंगे किसमें, शेयर्स में। तो ये जो शेयर वारंट्स हैं, इसलिए इनको शेयर वारंट कहा जाता है। ये शेयर के रूप में वारंटी है एक तरीके से शेयर होल्डर के पास। तो यहाँ से जो पैसा रिसीव हुआ है वो हम यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। शेयर होल्डर ये आपका रियली यूज होगा, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। ये 3 कैटेगरीज होगी हमारी इसकी शेयर होल्डर फंड की। अब जैसा कि हमने डिस्कस किया था, हमारी जो शेयर कैपिटल है उसके 2 पार्ट्स, 2 हेडिंग होने वाली है। फर्स्ट हेडिंग हमारी होगी शेयर होल्डर फंड, दूसरी हेडिंग ये भी रेयरली यूज होगी, ये है आपकी शेयर एप्लीकेशन मनी, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। ये भी बहुत ही रेयरली यूज होगी आपके साथ। अब ये क्या चीज़ है, देखो फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी है XY लिमिटेड, ये इश्यू कर रही है, इसने प्रोस्पेक्टस इशू किया हुआ है, प्रोस्पेक्टस इसने इशू किया फरवरी में, और लास्ट डेट है अप्लाई करने की फरवरी में नहीं, हम मान लेते हैं मार्च में, क्योंकि मार्च में ही हमें खाते बंद करते हैं। मार्च में इसने प्रोस्पेक्टस इशू किया और लास्ट डेट है अप्रैल में, हम मान लेते हैं 4 अप्रैल, 4 अप्रैल लास्ट डेट एप्लीकेशन की। अब इस केस में क्या होगा, कंपनी मार्च में एप्लीकेशन रिसीव कर रही है कि नहीं कर रही, एप्लीकेशन रिसीव करिए शेयर के लिए, अगर वो इश्यू करिए तो एप्लीकेशन तो रिसीव होगी, एप्लीकेशन के साथ साथ मनी भी इश्यू होगी कि नहीं होगी, क्योंकि एप्लीकेशन मनी एप्लीकेशन के साथ ही रिसीव होती है। तो बैंक में मान लेते हैं इसके पास 2 करोड़ डिपॉजिट हो गए, लेकिन लास्ट डेट क्या है, 4 अप्रैल है। खाते हम कब बनाएंगे, 31 मार्च को बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, 31 मार्च को हम अपने अकाउंट्स क्लोज करेंगे, और ये तो 4 अप्रैल तक हमें रिसीव करना है। तो अलॉटमेंट तो इसके बाद होगी, तो अलॉटमेंट तो हमारी होने वाली है अप्रैल में, तो अभी तक हमने अलॉटमेंट तो नहीं की, इट मीन्स हमने ये वाली एंट्री नहीं की, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ये वाली एंट्री हमने अब तक नहीं की। शेयर कैपिटल तो वो तभी बनेगी, तो हम यहाँ तो नहीं दिखा सकते उसे, शेयर कैपिटल में तो नहीं दिखा सकते, लेकिन कंपनी के बैंक में पैसा तो जमा हो गया 2 करोड़, वो हम कहाँ दिखाएं, फिर वो हमारे लिए लायबिलिटी है कि नहीं। तो फिर उसके लिए ही हमारा कॉलम बनाया गया है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, जिनके लिए अलॉटमेंट हमारी पेंडिंग है, तो वो आपकी यहाँ पर दिखाई जाएगी। जैसे ही नेक्स्ट ईयर में ये अलॉटमेंट हो जाएगी, ये आपकी इसमें इन्वॉल्व हो जाएगी, और ये वाला खत्म हो जाएगा आपका पोर्शन। तो समझ गए, सेकंड पोर्शन हमारे कैपिटल का सेकंड पार्ट। तो ये दोनों हेडिंग हमारे कैपिटल की है, यहाँ तक आ गया समझ में। अब जैसा कि हमने डिस्कस किया था, लायबिलिटीज भी हमारी 2 कैटेगरी होने वाली है, 2 हेडिंग होने वाली है। कैपिटल वाला पार्ट हमारा कंप्लीट है, लायबिलिटीज और एसेट सेम ही होता है इनका कैटेगराइजेशन। करंट, पहले हम नॉन करंट डिस्कस कर रहे हैं, नॉन करंट और करंट, सेम इसमें नॉन करंट एंड करंट। अब नॉन करंट कौन सी लायबिलिटीज की अगर हम बात करें, तो नॉन करंट लायबिलिटीज वो लायबिलिटीज जिनकी पेमेंट आपको आफ्टर 1 ईयर करनी है। एक अकाउंटिंग पीरियड के बाद अगर आपको उनकी पेमेंट करनी है, तो वो आपकी क्या है, नॉन करंट लायबिलिटी। जैसे 5 साल के बाद अगर आपको किसी लायबिलिटी क्या किसी लोन की पेमेंट करनी है, तो वो आपकी किस में आएंगी, नॉन करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटीज में कौन सी लायबिलिटी, जिनकी आपको पेमेंट विद इन 1 ईयर करनी है, वो आपकी करंट लायबिलिटीज हैं। तो ये क्लासिफिकेशन बिल्कुल इजी है। तो पहली कैटेगरी हम लिखने जा रहे हैं हमारी लायबिलिटी की, ये हमारा फर्स्ट पार्ट था, ये सेकंड हो चुका। अब थर्ड हेडिंग आप लिखोगे नॉन करंट लायबिलिटीज। नॉन करंट लायबिलिटीज में कौन कौन सी लायबिलिटीज आप डालने वाले हो। फर्स्ट ऑफ ऑल ए पार्ट में लिख देता हूं, लॉन्ग टर्म बोरोविंग,
जो लॉन्ग टर्म्स के लिए आप लोन ले लेते हो, बोरो करते हो, पैसा नगद के रूप में अगर आप कहीं से पैसा उठाते हो तो वो हमारी क्या है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग। लॉन्ग टर्म बोरोइंग में जो लॉन्ग टर्म लोन है या जो डिबेंचर्स हैं जो लॉन्ग टर्म के लिए आपने इशू किए हैं वो किस में आएंगे, लॉन्ग टर्म बोरोइंग में। आपने लंबे समय के लिए उधार लिया हुआ है। आगे बिल्कुल समझ में इसमें क्या क्या आने वाली है। या फिर इसके अलावा अगर आप कहीं से कैश के रूप में लंबे समय, अगर चाहे बैंक के अलावा किसी अदर थर्ड पार्टी से भी अगर कैश के रूप में अगर आप पैसा उठाते हो लंबे समय के लिए, वो कहाँ आएगा, लॉन्ग टर्म बोरोइंग में। नेक्स्ट इसका पार्ट है डेफर्ड टैक्स, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी ये भी रेयरली यूज होगी आपकी इस बुक में। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी हम डिस्कस कर लेते हैं। एक होती है आपकी अकाउंटिंग इनकम, एक होती है आपकी टैक्सेबल इनकम। टैक्स के प्रोविजन और अकाउंट के प्रोविजन दोनों डिफरेंट हैं। कैसे डिफरेंट है, एक एग्जांपल हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे लैपटॉप या कंप्यूटर्स आपके एसेट्स के रूप में ट्रीट होते हैं। आप इनके ऊपर क्या करते हो, डेप्रिसिएशन चार्ज करते हो कि नहीं करते हो। डेप्रिसिएशन की रेट बेसिकली क्या हो सकती है, 10% हो सकती है, 20% हो सकती है आपके अकाउंट्स के केस में। लेकिन क्या कभी सोचता है टैक्स इनके ऊपर 60% की रेट से डेप्रिसिएशन चार्ज करता है। टैक्स के अंडर लैपटॉप और कंप्यूटर 60% डेप्रिसिएशन के अंडर चार्ज होते हैं। तो अकाउंट्स में तो ऐसा हम कभी नहीं करते। तो अकाउंट से जो हम प्रॉफिट निकालेंगे या इनकम निकालेंगे वो इससे डिफरेंट होगी टैक्स के थ्रू जो हम इनकम निकाल रहे हैं, क्योंकि टैक्स जो एक्ट हमारा इनकम टैक्स एक्ट उसके प्रोविज़न डिफर है अकाउंटिंग से। तो उसमें हमारी जो टैक्सेबल इनकम आएगी वो अलग होगी अकाउंटिंग इनकम से। अब इन्हीं के कारण जो अगर हमारी लायबिलिटी अराइज होती है तो वो हमारी डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी है, और अगर इन्हीं के कारण कोई हमारे लिए फ्यूचर में बेनिफिट मिलने वाला है तो वो हमारे लिए क्या है, डेफर्ड टैक्स एसेट है। जैसे फॉर एग्जांपल, एक और एग्जांपल मैं ले लेता हूँ, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस अकाउंट्स में आप क्या करते हो, अगर आपने हैवी एक्सपेंसेस किया है एडवर्टीजमेंट के ऊपर, आप इसे 5 ईयर्स में आपके प्रोविजन के अकॉर्डिंग 5 ईयर में क्या करोगे, राइट ऑफ करोगे। टैक्स क्या कहता है, 1 ईयर। जिस ईयर आपने किया है उसी के साल आप पूरा का पूरा लेस कर दोगे अपनी इनकम में से। तो टैक्स के अकॉर्डिंग इनकम कुछ होगी और अकाउंट्स के अकॉर्डिंग इनकम कुछ होगी, इन दोनों में डिफरेंस होगा। तो इसी कारण हमारे डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी या डेफर्ड टैक्स एसेट्स अराइज होता है। कैसे अराइज होता है, एक एग्जांपल के थ्रू और हम समझ लेते हैं। जैसे हमारी अकाउंटिंग इनकम, अगर हमारी अकाउंटिंग इनकम मान लेते हैं हम 20 लाख है और टैक्सेबल इनकम हमारी है टैक्स के थ्रू जो हमने कैलकुलेट की है वो हमारी है 16 लाख। अब हम मान लेते हैं कि टैक्स की रेट क्या है, 40% से टैक्स पे करना है एक कंपनी को। तो अकाउंटिंग इनकम के ऊपर टैक्स हमारा कितना बनेगा, 20 लाख का 40% 8 लाख। 8 लाख बनेगा कि नहीं बनेगा, ऑन अकाउंटिंग इनकम बनेगा। और टैक्स ऑन टैक्सेबल इनकम रेट तो हमारी सेम ही रहेगी। टैक्सेबल इनकम के ऊपर 16 का 40%, 16 का अगर हम 40% निकाल लेंगे तो 40 डिवाइड बाई 100, ये आपका हो गया 2/5। 2/5 अगर हम करेंगे तो 32, 6,40,000, 6.40 लाख ये हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर दोनों में टैक्स की अमाउंट में डिफरेंस है कि नहीं है, ये पैसे ही आपने संभालोगे किसके हैं। अब इनके ऊपर जो टैक्स की लायबिलिटी हमारी आई है, एक में तो आई है 8 लाख और दूसरे में आई है 6.4 लाख। इन दोनों का जो डिफरेंस है कितना, ये आ गया आपका 1.6 लाख, 1,60,000 या 1.6 लाख। ये जो डिफरेंस है ये हमारे क्या इंडिकेट कर रहा है, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी।
ये डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी है, क्योंकि हम प्रोविज़न इसके अकॉर्डिंग बनाते हैं जो हमारी अकाउंटिंग इनकम है, और हमें पे करना है इसके अकॉर्डिंग जो हमने अभी टैक्सेबल इनकम हमारी कैलकुलेट की है। तो ये हमारी क्या है, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी है। इसी अकॉर्डिंग अगर ये उल्टा होता, अगर हमारी टैक्सेबल इनकम होती 20 लाख और अकाउंटिंग इनकम होती 16 लाख, तो ये इसका उल्टा होता। उस केस में हमारे अकाउंटिंग इनकम के ऊपर टैक्स बनता 6.40 लाख और टैक्सेबल इनकम के ऊपर हमारा ज़्यादा बनता। तो यहाँ पर इस केस में हमारी क्या होती, डेफर्ड टैक्स एसेट क्रिएट होती। ये तो हमारी क्या है, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी है। और अगर हमारी टैक्सेबल इनकम ज़्यादा है अकाउंटिंग इनकम से, तो हमारी क्या होगी, डेफर्ड टैक्स एसेट क्रिएट होगी। तो ये हमें प्रेजेंट करनी है यहाँ पर नॉन करंट लायबिलिटीज़ में। नॉन करंट लायबिलिटीज़ के अंडर आएगी आपकी, ये सेकंड हमारी हेडिंग थी इसकी, सब हेडिंग। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं नेक्स्ट, इसमें क्या क्या आएगा आपका नॉन करंट लायबिलिटीज़ में। थर्ड है हमारा अदर करंट लायबिलिटीज। इससे पहले फोर्थ भी मैं लिख देता हूं ताकि आप इजीली समझ पाओ। लॉन्ग टर्म प्रोविजन। अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी या फिर अदर आप नॉन करंट लायबिलिटी लिखोगे यहाँ पर। अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी लिख दो सीधा सा, अगर आपको लिखना है इसी वे में, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी हमारी ये, या फिर आप अदर नॉन करंट लायबिलिटी लिखो। यहाँ पर मिस्टेक हो गई थी हमारी, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज आएगा। तो लॉन्ग टर्म प्रोविजन हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी से लॉन्ग टर्म प्रोविजन कौन सी हैं जो हम एम्प्लॉयज़ के लिए बनाते हैं, जो प्रोविजन, जैसे कि प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड हमने डिस्कस किया था। ये इनके ऊपर क्या है, ये फंड हम क्रिएट करते हैं एम्प्लॉयज़ के पैसे से, कंट्रीब्यूट करते हैं हम, कुछ एम्प्लॉयज़ कंट्रीब्यूट करता है, कुछ कंपनी कंट्रीब्यूट करती है, दोनों के पैसे लगे होते हैं इसमें, और ये एम्प्लॉयज़ को रिटायरमेंट के टाइम दिया जाता है बेनिफिट। तो ये लॉन्ग टर्म है, एम्प्लॉय जब रिटायर होगा तभी तो उसे दिया जाएगा। अब इस तरीके के जो प्रोविज़न हमने क्रिएट किए वो आएंगे लॉन्ग टर्म प्रोविज़न में। अब यहाँ से आपको डायरेक्टली आइडिया भी हो रहा है, अगर हम इस बैलेंस शीट को नेक्स्ट में कंटिन्यू करेंगे, यहाँ पर मैं इसका सेकंड पार्ट, इसी को अगर मैं कंटिन्यू कर लेता हूँ, पार्टिकुलर्स और अमाउंट आप लिख ही लोगे। तो यहाँ पर सेकंड जो थर्ड हमारी हेडिंग आई वो है ये नॉन करंट लायबिलिटी, और फोर्थ जो हेडिंग आने वाली वो हमारी कौन सी होगी, करंट लायबिलिटी। अब करंट लायबिलिटीज में आपको दोनों चीज़ें देखने को मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी, लॉन्ग टर्म प्रोविजन और अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज सेम इसमें आने वाली हैं। शॉर्ट टर्म प्रोविजन इसमें आएगा ना, आएगा कि नहीं आएगा। तो एक हेडिंग तो इसकी ये बनने वाली है, जस्ट मैंने समझाने के लिए लिखा ताकि आपको इजीली याद रहेंगे क्या क्या चीज़ें हमारी इन्वॉल्व होती हैं बैलेंस शीट में। तो हमने बात की लॉन्ग टर्म प्रोविजन, जैसे एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, जो प्रोविजन हम लंबे समय के लिए क्रिएट करते हैं वो हमारे आएंगे लॉन्ग टर्म प्रोविजंस के लिए। अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ में वो लायबिलिटीज़, वो सारी की सारी लायबिलिटीज़ जो हमने कैश के रूप में बोरो करके जनरेट नहीं किए, बाकी अदर किसी रीजन से क्रिएट हुई है। जैसे फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल मैं दे देता हूं आपको कि हमने मशीनरी बाय की है, मशीनरी बाय करने के लिए हमें चाहिए थे 10 लाख। एक तो हम ये 10 लाख बैंक से क्या कर लें, लोन ले लें। तो उस केस में से अगर हम बैंक से लोन लेते हैं तो यह हमारी क्या है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग है। दूसरा, अगर हम जो इसका सेलर है, मशीनरी का जो सेलर है, उससे हम क्या करें, इसे इंस्टॉलमेंट में बाय कर लें। अगर हम इंस्टॉलमेंट में बाय कर लेंगे तो भी हमारी लायबिलिटी है कि नहीं है, ये सेलर हमारी लायबिलिटी है कि नहीं, इसको हमें इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करनी। अब इससे हमने पैसा थोड़ी ना लिया है, तो ये बोरोइंग में तो जाएगा नहीं, ये कहाँ जाएगा फिर, अदर नॉन करंट लायबिलिटीज में जाएगा। अगर हमने इस तरीके से एसेट बाय कर लिया डायरेक्टली, तो इस तरीके की जो हमारी लायबिलिटीज
लॉन्ग टर्म के लिए है लेकिन कैश लेने से अराइज नहीं हुई, अदर किसी रीजन से अराइज हुई, वो हमारी कहाँ आ जाएगी, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज में। जैसे जो क्रेडिटर्स हमारे बन चुके हैं, ऐसे क्रेडिटर्स जिनकी पेमेंट हमें 1 साल से ज़्यादा तक करनी है। जैसे क्रेडिटर्स अगर हम इंक्लूड करेंगे वो तो हमारी शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज है, की पेमेंट हमें विद इन 1 ईयर करनी है। जिनकी पेमेंट हमें आफ्टर 1 ईयर भी करनी है वो हमारे अदर करंट लायबिलिटीज में आएंगे। अब इसमें भी 2 कैटेगरीज दे जा सकती हैं आपको, सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड। यहाँ पे भी 2 कैटेगरी बन सकती हैं, लॉन्ग टर्म बोरोइंग में भी सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड, और यहाँ पर भी 2 कैटेगरी आप फर्दर बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जरूरत नहीं है क्योंकि आप ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। तो यहाँ तक का क्लियर है, आप इजीली याद रख सकते हो इसे, वैसे याद रखने की जरूरत नहीं, आप बस जस्ट माइंड में सेट कीजिए कि हाँ क्या क्या होता है। मैंने आपको बताया कि कैपिटल की 2 कैटेगरी बनने वाली है, दोनों हमने यहाँ पे बना ली। लायबिलिटी की 2 कैटेगरी बनने वाली है, पहली हम यहाँ डिस्कस कर चुके हैं, दूसरी अब डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट हमारी जो 4th हेडिंग बनने वाली है वो है करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी में सबसे पहले हमारी लायबिलिटी क्या है, जैसे सबसे पहले यहाँ पर क्या आया था, लॉन्ग टर्म बोरोइंग। यहाँ पर क्या आने वाला है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग, शॉर्ट टर्म बोरोइंग। शॉर्ट टर्म बोरोइंग में जो पैसा हमने उधार लिया है लेकिन हमें विद इन 1 ईयर ही पे करना है, वो हमारे शॉर्ट टर्म बोरोइंग में आ जाएंगे। बताने की जरूरत नहीं है कि कौन कौन से आएंगे, आप क्लियरली आपके सामने ही जो भी लायबिलिटी लिखी होगी आप कैटेगराइज कर सकते हो कि ये लॉन्ग टर्म है कि शॉर्ट टर्म है। उसके बाद नेक्स्ट आएगा ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल में दोनों चीज़ें इंक्लूड होती हैं, बिल्स पेबल और क्रेडिटर्स। बिल्स पेबल भी आपको पता है और क्रेडिटर्स भी आपको पता है, बताने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट हमारी सब हेडिंग इसकी आएगी, जैसे यहाँ पर आ गया था हमारा लॉन्ग टर्म प्रोविजन, नेक्स्ट हमारा क्या आ जाएगा, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, और एक इससे पहले ही आ गया था अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, अदर शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज। तो इसके कंटेंट और इसके कंटेंट बिल्कुल सेम से ही है, यहाँ पर डेफर्ड टैक्स नहीं है, यहाँ पर हमारा ट्रेड पेबल है, बाकी तीनों हमारे सेम है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, शॉर्ट टर्म बोरोइंग, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, अदर शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज या अदर करंट लायबिलिटीज, और लॉन्ग टर्म प्रोविजन या शॉर्ट टर्म प्रोविजन। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, अदर शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज की बजाय हम लिख सकते हैं अदर करंट लायबिलिटीज लिख सकते हैं ना, और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, शॉर्ट टर्म प्रोविजन। शॉर्ट टर्म प्रोविजन में जैसे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन एटसेट्रा, जो प्रोविजन हम शॉर्ट टर्म के लिए बनाते हैं वो हमारे यहाँ इंक्लूड हो जाएंगे, और फिर उसके बाद हम क्या कर लेंगे, टोटल कर लेंगे। तो ये फर्स्ट पार्ट का टोटल आ गया हमारा। लायबिलिटी साइड में कोई जो हमारे लायबिलिटीज का पार्ट है उसमें कोई कंफ्यूजन हो, क्या ये परफॉर्मा जैसे मैंने करवाया उसके बाद आपको याद रखने में कोई परेशानी होगी, नहीं होगी ना। अब हम नेक्स्ट पार्ट सेम इसी तरीके से डिस्कस कर लेते हैं, ये वाला मैं रफ कर देता हूँ। पहला पार्ट हमारा क्या था, इक्विटी एंड लायबिलिटी। सेकंड पार्ट हमारा रहने वाला है एसेट्स। तो यहाँ पर नंबर हमें इसी के नीचे डालना है, जैसे यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो गया तो इसी के नीचे हमें सेकंड पार्ट बनाना है, वो पार्ट मैं यहाँ बना रहा हूँ आपके लिए। सेकंड पार्ट हमारा क्या शो कर रहा है, एसेट्स। एसेट्स में भी 2 कैटेगरी बननी है, पहली कैटेगरी नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स। अब नॉन करंट एसेट्स में कौन कौन सी एसेट्स होंगी, ए पार्ट फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट्स आप जानते ही हो, फिक्स एसेट्स में भी 2 टाइप्स की एसेट्स आपने स्टडी की हुए। फर्स्ट आपकी टेंजिबल एसेट्स, टेंजिबल एसेट्स जानते ही हो, जिनको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, जैसे फर्नीचर, मशीनरी, बिल्डिंग एटसेट्रा, तो वो हमारी क्या है, टेंजिबल एसेट्स हैं। उसके बाद नेक्स्ट टेंजिबल के बाद तो आपको पता ही फिर क्या आने वाला है, इनटेंजिबल एसेट्स। इनटेंजिबल एसेट्स जैसे पेटेंट्स, कॉपीराइट्स, गुडविल एटसेट्रा। नेक्स्ट हमारा है
कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, यही दे रखा है क्या? कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस कम इन, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस क्या होता है? बंद कर दो भी गेट। नेक्स्ट जो हमारा टाइटल आया है वो आया है कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। अब यहाँ पर हमारे लिए समझना जरूरी हो जाता है कि कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस क्या है। देखो टेंजिबल फिक्स एसेट्स हम डिस्कस कर चुके हैं। जैसे टेंजिबल फिक्स एसेट्स में एक एसेट हमारी आ सकती है बिल्डिंग, आ सकती है कि नहीं आ सकती? और फैक्ट्री के लिए बिल्डिंग हम बना रहे हैं, तो फर्नीचर तो एक ऐसी एसेट है जो हम आज हमारे पास नहीं है, आज मार्केट से जाकर के बाय करके ले आए, बन गई। बिल्डिंग एक ऐसी एसेट है जिसमें टाइम लगेगा, लगेगा कि नहीं लगेगा? अब जैसे बिल्डिंग हमने बनाना स्टार्ट किया था और 31 मार्च तक जब तक हमारे अकाउंट्स बंद होने जा रहे हैं उस तक ये बिल्डिंग हमारी कंप्लीट नहीं हुई। हमने कुछ पार्ट इनके ऊपर लगा, हम इसके ऊपर खर्चा कर चुके हैं, जैसे 1 करोड़ हम इसके ऊपर एक्सपेंसेस कर चुके हैं। हमने फ्लोर बना दिया है, कुछ दीवारें हमारी स्टार्ट हो गई हैं, लेंटर वगैरह भी डल गए हैं, लेकिन कंप्लीट नहीं हुई है। इस बिल्डिंग में हम अभी भी काम स्टार्ट नहीं कर सकते, लेकिन हमारा पैसा तो लगा हुआ है, हमारी जो कैपिटल थी वो तो यूज हो चुकी है। तो ये कैपिटल क्या है? वर्क इन प्रोग्रेस में। ये कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में है कि नहीं है? कैपिटल से हम जो एसेट बना रहे हैं वो अभी भी प्रोग्रेस में है, तो अभी पूरी कंप्लीट नहीं हुई है, तो वो हम दिखाएंगे थर्ड हेडिंग में, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। इट मीन्स जो टेंजिबल एसेट्स हमारी अभी कंप्लीट नहीं हुई है वो हमारी कहाँ आएंगी? कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में। समझ गए? अब नेक्स्ट पार्ट इसका है इनटेंजिबल एसेट्स, इनटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट। इनटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट। अब बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम, जैसे हम बात करते हैं अगर कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम की, बेसिकली आप विंडो रन कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, विंडोज 7 या विंडोज 10। अब उसे बनाने में कितना टाइम लगता है? ये तो है नहीं कि आज आपने बोला कि हमें विंडो बनानी है और विंडो बन गई। माइक्रोसॉफ्ट ने बनाई है कि नहीं बनाई? अब माइक्रोसॉफ्ट के जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे उन्होंने बनाई है। अब उन्हें ये तो नहीं कि इसकी कोडिंग करते हुए बस मिनटों का टाइम लगा, इसे 1 साल भी लग सकता है, इसे 6 महीने भी लग सकते हैं, 1 महीना भी लग सकता है। तो जब हम खाते बंद कर रहे हैं 31 मार्च को, जब खाते बंद कर रही है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी, अगर खाते बंद कर रही है, अगर तब तक जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है इन्होंने इनको विंडो बना करके नहीं दी, तो अभी भी डेवलपमेंट में है कि नहीं है? इनटेंजिबल एसेट्स है। वो किस रूप में सेल कर रहे हैं? कोड के रूप में सेल कर रहे हैं। वो एक टेक्नोलॉजी तो उन्होंने डेवलपमेंट की, ऑपरेटिंग सिस्टम तो डेवलपमेंट किया है, तो वो भी क्या है? अंडर डेवलपमेंट है। तो इसी तरीके से हमारी अगर इनटेंजिबल एसेट्स अभी कंप्लीट नहीं हुई है तो वो हमारी, उसके ऊपर खर्चा तो लग चुका है हमारा, तो वो हमारी क्या आएंगे? इनटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट। जैसे ये कंप्लीट हो जाती है ये यहाँ चली जाएगी और ये वाली यहाँ चली जाएगी। चारों क्लियर है? कोई कंफ्यूजन हो? उसके बाद ये हमारी फिक्स एसेट्स होगी, पहली कैटेगरी। नेक्स्ट कैटेगरी है हमारी नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट कौन सी? कई बार बिजनेस के पास पैसा रहता है फालतू में, अब कुछ पैसा तो वो यूज करता है एसेट्स एक्वायर करने के लिए या एसेट्स बनवाने के लिए, वो पैसा यूज करता है, लेकिन उसके बावजूद भी उसके पास पैसा बचा हुआ है तो पैसा वैल्यूलेस है उसके लिए, उससे कोई भी इनकम उसे नहीं हो रही, तो वो उस पैसे को क्या करता है? जो भी अदर कंपनी है उसमें इन्वेस्ट कर देता है, या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर देता है, जैसे बॉन्ड उसने बाय कर लिए, या फिर किसी कंपनी के शेयर बाय कर लिए, या किसी कंपनी के डिबेंचर्स बाय कर लिए, तो वो हमारे कहाँ आएंगे? नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, जो लंबे समय के लिए हमने कर दी है। जैसे यहाँ पर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट आई है, वैसे ही जब हम करंट एसेट्स की बात करेंगे वहाँ पर क्या आएगी? हमारी करंट इन्वेस्टमेंट भी आएगी। तो नेक्स्ट भी आपके साथ क्लियर हो रहा है ना? तो ये हमारा सेकंड हेड हो गया नॉन करंट एसेट्स में। थर्ड हेड हमारा लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांस, ये लिखा गया ना। थर्ड में हमारे एक और जो हमने छोड़ दिया, डेफर्ड टैक्स एसेट्स। डेफर्ड टैक्स एसेट कौन सी हैं? अभी हमने डिस्कस किया था,
जब हमारी टैक्सेबल इनकम हाई हो अकाउंटिंग इनकम से, तो उस कारण जो हमारी एसेट्स जनरेट हो रही है वो हमारी क्या है, डेफर्ड टैक्स एसेट। इट मीन्स डेफर्ड का मतलब होता है आगे आने वाले समय के लिए स्थगित कर देना। तो ये स्थगित होगी, हमारे आने वाले टाइम में इसका बेनिफिट हमें मिलने वाला है। तो ये डेफर्ड टैक्स एसेट्स है, क्लियर है। नेक्स्ट हमारी डी पार्ट है लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांस। लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस, जैसे हमने लायबिलिटी साइड डिस्कस किया था, लॉन्ग टर्म बोरोइंग किया था ना डिस्कस। लॉन्ग टर्म बोरोइंग में जो हमने डिस्कस किया था, अब जैसे लॉन्ग टर्म बोरोइंग, अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। ए कंपनी है और बी कंपनी है। ए कंपनी को पैसे की रिक्वायरमेंट है, इसने बी कंपनी से क्या लिया, लोन लिया। तो ये इसके लिए तो क्या है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग है। बी के लिए क्या है, लॉन्ग टर्म लोन है कि नहीं है, लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांस है कि नहीं है। तो ये वाले अगर हम किसी को लोन प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो हमारे यहाँ आएंगे, लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस। क्लियर है। नेक्स्ट हमारा है ई पार्ट इसका लास्ट, अदर नॉन करंट एसेट्स। अदर नॉन करंट एसेट्स, अदर नॉन करंट एसेट्स कौन सी, जो हमारी यहाँ पर नहीं आई है। जैसे कुछ एक हमारे पास एक्सपेंसेस होते हैं अमोर्टाइज, जिनको हमें करना होता है, जैसे डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, या फिर लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर एटसेट्रा, या फिर एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस। जो फिक्टिशियस एसेट्स होती हैं हमारी, जिन्हें हमें राइट ऑफ करना होता है, वो हमारे इस हेड के अंदर आती हैं, अदर नॉन करंट एसेट्स। अब अदर नॉन करंट एसेट्स में भी जैसे एक एग्जांपल मैं ले लेता हूँ, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, आपने पढ़ा भी होगा। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस कौन से हैं, जो एक बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए किए जाते हैं। स्टार्ट करने के लिए, जैसे रजिस्ट्रेशन के लिए आपने एक्सपेंसेस पे कर दिए, या फिर जो लीगल आपको रिक्वायरमेंट की जरूरत है, लीगल परमिशन आपको चाहिए, लाइसेंस आपको चाहिए, तो लाइसेंस फीस आपने पे कर दी, तो वो आपके किस में जाएंगे, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस में जाएंगे। अब हम एक्सपेंसेस को शो करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, लेकिन हम कौन से एक्सपेंसेस को शो करते हैं, जो करंट ईयर से रिलेटेड है। ये करंट ईयर के एक्सपेंसेस तो नहीं, ये तो पूरी जिंदगी काम आएंगे इस बिजनेस के, अब पूरी लाइफ काम आने वाले हैं, तो इनको पूरी लाइफ में हमें डिवाइड करना चाहिए। फुल लाइफ में, फुल लाइफ में डिवाइड होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए। लेकिन क्या हम फुल लाइफ एस्टिमेट कर सकते हैं, नहीं कर सकते। इसीलिए कंपनी एक्ट में प्रोविजन बनाया गया कि ऐसे एक्सपेंसेस को आप 5 ईयर में राइट ऑफ कर दोगे, आपको 5 ईयर में इनको राइट ऑफ करना है। तो ये जो एक्सपेंसेस हैं 5 ईयर में जिनको आपको राइट ऑफ करना है, वो यहाँ आएंगे। जिनको आपको आने वाले नेक्स्ट ईयर में आपको राइट ऑफ नहीं करना है, उसके बाद के ईयर्स में राइट ऑफ करना है, वो यहाँ पर आएंगे। जिनको आपको नेक्स्ट 12 मंथ में राइट ऑफ नहीं करना, वो तो आएंगे आपके अदर करंट एसेट्स में, सॉरी अदर नॉन करंट एसेट्स में। अदर करंट एसेट्स में इनका वो पार्ट जाएगा जो आपको नेक्स्ट ईयर राइट ऑफ करना है। नेक्स्ट ईयर भी तो आपको कुछ राइट ऑफ करना है, तो वो आपका कहाँ जाएगा, अदर करंट एसेट्स में। तो यहाँ पर हमारी कंप्लीट हो जाती है नॉन करंट एसेट्स। अब सेकंड पार्ट इसी तरीके से, सेकंड पार्ट कौन सा होने वाला हमारा, करंट एसेट्स। यहां पे हम डिस्कस कर लेते हैं इसे। फर्स्ट पार्ट था, ये सेकंड पार्ट है, करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में हम अब पहुंच चुके हैं। करंट एसेट्स में सबसे पहले आपको क्या लिखना है, करंट इन्वेस्टमेंट्स। फिक्स एसेट्स तो देखो करंट एसेट्स की होगी नहीं, करंट इन्वेस्टमेंट हम सबसे पहले लिखेंगे। इसी को हम रिपीट करें, देखो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, करंट इन्वेस्टमेंट, करंट इन्वेस्टमेंट। करंट इन्वेस्टमेंट कौन सी, जो आप विद इन 1 ईयर कैश में कन्वर्ट कर लोगे। जैसे अगर आपने जो शॉर्ट टर्म बॉन्ड होते हैं वो अगर आपने बाय कर लिए, अगर आपने बिल रिसीवेबल कर लिए, सॉरी बिल रिसीवेबल नहीं, इन्वेस्टमेंट की बात करें, किसी अदर कंपनी में आपने डिपॉजिट करवा दिए 6 महीने के लिए या एटसेट्रा, तो वो हमारे क्या आएंगे,
करंट इन्वेस्टमेंट में इन्वॉल्व होंगे, जो आपको विद इन 1 ईयर कैश में कन्वर्ट करने होंगे, वो आपके क्या होंगे, करंट इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट हमारा बी पार्ट में आप क्या, ट्रेड, जैसे हाँ लायबिलिटीज को भी आपने ध्यान रखना है। ट्रेड रिसीवेबल में वही दो चीज़ें, डेटर्स और बिल रिसीवेबल, ये आप इन्वॉल्व करोगे ट्रेड रिसीवेबल में। डेटर्स और बिल रिसीवेबल आपको पता ही है। अब नेक्स्ट कैटेगरी आपके साथ डिस्कस की गई है इन्वेंट्रीज। एक मिनट, इन्वेंट्रीज ये वैसे इससे पहले आएगी, हमने इसके बाद डिस्कस किया। इन्वेंट्रीज इससे पहले आएगी, तो ये आपने ध्यान रखना है। ये बी पार्ट में हम इन्वेंट्रीज को लिख रहे हैं, और कंपनी की बैलेंस शीट जैसे आपको फॉर्मेट दिया गया वैसे ही आप प्रिपेयर करोगे। इन्वेंट्रीज में क्या क्या इन्वॉल्व होगा, एक तो स्टॉक होता ही होता है आपका, कंज्यूमेबल गुड्स, वो भी आप इन्वॉल्व करोगे। अगर वो इस तरीके से जैसे मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, स्टॉक ऑफ सेमी फिनिश गुड्स और फिनिश गुड्स, वो तो इसमें ही आ जाएगा। फिर कंज्यूमेबल गुड्स जो हम कंज्यूम कर लेंगे, जो हम वैसे तो हमें फर्दर सेल तो नहीं करनी है, लेकिन कंपनी के डे टू डे के ऑपरेशन में हम कंज्यूम कर लेंगे, जैसे ग्रीस, लुब्रिकेंट ऑयल एटसेट्रा, जो चीज़ें हमारे रेगुलर में यूज़ होती हैं, हमारे बिजनेस को रन करने के लिए जो यूज की जाने वाली चीज़ें हैं। इसके साथ साथ एक आपका वर्ड आता है लूज टूल। लूज टूल्स जो औजार आप यूज़ करते हो, जैसे फॉर एग्जांपल इस केस में 2 कैटेगरी बनेंगी आपके, वो आपके इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री डिपेंड करता है कि लूज टूल्स को आप कहाँ शो कर रहे हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, लूज टूल्स हम एक शॉप कर रहे हैं, जैसे हम बाइक रिपेयरिंग की एक शॉप कर रहे हैं, तो उस केस में अगर हमने कोई उसका पार्ट चेंज कर दिया, जैसे उसका हमने साइलेंसर चेंज कर दिया, वो हमारे स्टॉक में इंक्लूड था, वो सेल होगी हमारी। अब कंज्यूमेबल गुड्स, कंज्यूमेबल गुड्स उस केस में कौन सी हो सकती है हमारी, जैसे हमने बाइक को साफ़ करने के लिए जो कपड़ा रखा हुआ था, वो एक स्पेशल फैब्रिक अगर हमने रखा हुआ है, वो कंज्यूमेबल गुड्स है। लूज टूल जो बाइक का टायर ओपन करने के लिए, टायर बदलने के लिए जो स्क्रू ड्राइवर या जो हमें चाहिए चाबी या पानी जो भी हमें चाहिए, वो लूज टूल में आएंगे। अब उसके लूज टूल तो देखो 2-3 साल में ख़राब हो जाने हैं, टूट जाएंगे वो, या प्लास वगैरह ख़राब हो जाएंगे। लेकिन वही लूज टूल आपके घर में रखे हों, कितने साल चलते हैं, बहुत साल चलते हैं, क्योंकि यूज़ ही बहुत कम होता है। जब यूज़ होता है तब मिलते भी नहीं इजीली, कहीं ना कहीं पता नहीं कहाँ रखे होते हैं, तो वो तो बहुत साल चल जाएंगे। तो आपके केस में तो आपके लिए लूज टूल क्या है, एसेट है, तो वो तो आप कहाँ शो करोगे, टेंजिबल एसेट्स में, और उसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे। तो एक तरीका तो ये है लूज टूल शो करने का। दूसरा तरीका ये है कि अगर आप ये कहते हो कि नहीं हमारे तो 2-3 साल में ही खराब हो जाते हैं, तो आप कहाँ दिखाओगे इनको, हम अभी क्या डिस्कस कर रहे थे, इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज में आप शो करोगे लूज टूल्स को, और फिर आपके ये क्या होंगे, धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे लूज टूल्स। तो ये बेसिकली 3-4 टाइप्स की आपकी इन्वेंट्रीज इन्वॉल्व की जाएगी, जो आप शो करोगे करंट एसेट्स के अंडर। नेक्स्ट हमारी है, जो पहले हमने डिस्कस कर ली थी, ट्रेड रिसीवेबल। इसमें वही दोनों टाइप्स, डेटर्स और बिल रिसीवेबल। अब नेक्स्ट हमारा है डी पार्ट्स। इसमें थोड़ी सी नज़र मारो, क्या, शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस। इससे पहले एक चीज़ और दे दी गई है बस, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, क्योंकि ये हमारे उस साइड तो था ही नहीं, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश तो हमारे पास कैश है, कैश इक्विवेलेंट बैंक बैलेंस जो हमारा है, या फिर अगर हमारे पास चेक्स एटसेट्रा अगर रखे हुए हैं या डीडी हमारे पास रखा हुआ है, तो वो कहाँ जाएगा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। उसके बाद लास्ट है हमारा, सेकंड लास्ट नहीं सॉरी, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस वही, अगर आपने किसी को शॉर्ट टर्म के लिए लोन दे रखा है, तो वो आपके कहाँ आएंगे, शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस में आ जाएंगे। लास्ट आपका अदर
करंट एसेट्स। अदर करंट एसेट्स कौन सी होंगी? अदर करंट एसेट्स में आप किन को इन्वॉल्व करोगे? जैसे कि प्रीपेड एक्सपेंसेस, जिसका बेनिफिट आपको किस में मिलने वाला है? इसी साल मिलने वाला। वो कहाँ आएगा? अदर करंट एसेट्स में। और या वो खर्चे जो आपको राइट ऑफ करने हैं इसी ईयर, वो किस में आएंगे? अदर करंट एसेट्स में। तो अदर करंट एसेट्स में वो आएंगे, जैसे प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस का जो पार्ट हमें इस ईयर राइट ऑफ करना है वो हमारा किस में आएगा? अदर करंट एसेट्स में। या फिर जो प्रीपेड एक्सपेंसेस एटसेट्रा इसके तरीके के जो हमारे एसेट्स हैं वो किस में आएंगे? अदर करंट एसेट्स में। तो ये था आपका बैलेंस शीट का परफॉर्मा। इस अकॉर्डिंग आपको बैलेंस शीट बनानी है। तो बताओ, जिस तरीके से आपको बताया गया इस तरीके से आप इजीली याद कर सकते हो फॉर्मूले को, टोटल हमारे परफॉर्मे को? कोई प्रॉब्लम नहीं होगी मेरे ख्याल से इस तरीके से।